नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो किस कार्य के लिए होता है और भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, उसकी क्या भूमिका है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है। जो भारतीय कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब बात करेंगे इनका निर्वाचन कैसे होता है और इनका जो पद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, इनका जो पद है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया हुआ है। अब बात करेंगे कि इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो इनके निर्वाचन में दोनों सदन जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, जो संसद है उसके दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं वे सदस्य, इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर विधानसभा मौजूद है वो राज्य हैं दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन भाग लेता है। एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है कि कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष पूर्ण करने के बाद ही भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है या नामांकन कर सकता है। तो जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। उसके अलावा जो भी योग्यता लोकसभा सदस्य के लिए है वो सारी योग्यता भी होना जरूरी है। राष्ट्रपति पद के आवेदन के लिए, नामांकन के लिए जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। उसके अलावा जो भी योग्यताएं हैं वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए उपयोगी हैं, वही योग्यता राष्ट्रपति के पद के लिए भी हैं। राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति क्या क्या करता है। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसके वेतन को भी निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं या जो भी उसको अधिकार दिए हुए हैं उसमें किन किन पदों पर वह नियुक्ति कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि वो किन किन पदों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में नियुक्ति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति बहुत आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।
तो जो धन विधेयक है उसको पेश कराने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोनों के ही आंसर होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। इसके अलावा जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है? जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसके पहले अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहें तो राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। हालांकि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रयोग करके अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के संदर्भ में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देखता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है या किसी कारण से वह पद रिक्त हो जाता है, चाहे वो मृत्यु हो या किसी अन्य कारण से, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार देखता है। और अगर राष्ट्रपति के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को देखता है। जो कार्यभार होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश देखता है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जो आपातकाल लगता है, आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और यह अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति, जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होता है, तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीधा सा टॉपिक है, क्या है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसको ये कहते हैं कि आप उस पर पुनर्विचार करें। जैसे अगर कोई रूल बनता है और वो राष्ट्रपति उस पर थोड़ा सा डाउट है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उसको उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद को अब उनकी सलाह को पुनर्विचार करने को कहे। उसके अलावा वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करते हैं। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है।
प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा का पहला सत्र और वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। जो आम चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का पहला सत्र और जो भी वर्ष का पहला सत्र होगा, जो संसद है उसका पहला सत्र होगा, वर्ष का पहला सत्र, उसका संबोधन राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि वर्ष का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। उसके अलावा प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी लोकसभा का पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। उसके अलावा संसद के दोनों सदन, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और एक अन्य बात कि जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जिन नियम पर आम सहमति नहीं बन पाती है तो और वो जो नियम है वो देश हित के लिए है, तो ऐसे नियमों के लिए भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में दी गई है। संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं उनके विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति ही संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया है। जैसा कि पहले बताया गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को देखता है, लेकिन अगर उस समय दोनों पद रिक्त हों या किसी कारणवश रिक्त हो जाएं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को देखता है। तो भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इस पद का निर्वहन किया है। तो ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो ऐसे जो न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे वो निर्विरोध चुने गए। इनके विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, इस वजह से ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, एक मत से राष्ट्रपति चुने गए। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, जिसका प्रयोग वह किसी भी नए नियम जो भी अधिनियम बनते हैं उनको रोकने की शक्ति या उनमें बदलाव करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और ये 3 प्रकार की होती है। पहला है निरपेक्ष वीटो। निरपेक्ष वीटो में जो राष्ट्रपति है वो विधेयक पर अनुमति नहीं देता है। यदि कोई राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी भी विधेयक पर अनुमति नहीं दे सकता है, और ऐसा वह अपने निरपेक्ष वीटो शक्ति के कारण करता है। निरपेक्ष वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रोक सकता है और उस विधेयक पर अनुमति नहीं देता है। उसके अलावा जो दूसरा वीटो है वो है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो का प्रयोग करके जो राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और निलंबनकारी वीटो का जो प्रयोग किया वो राष्ट्रपति वेंकट रमन, जो भारत के राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, इन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया। और इसके आधार पर उन्होंने एक बिल था उसको लोकसभा में उनकी बिना अनुमति के लाया गया था, तो इस वजह से उन्होंने उस बिल को निलंबनकारी वीटो के द्वारा संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजा था। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री वेंकट रमन। इन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। और इस वीटो में होता क्या है
कि इसमें जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के पास पुनर्विचार के लिए किसी भी बिल को भेज सकता है। जो लास्ट वीटो है वो है जेबी वीटो। इस वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत कोई भी राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। जो जेबी वीटो है, इस वीटो में जो राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक कर रख सकता है। इसके अलावा वह उस विधेयक पर अनुमति भी नहीं देता है। जो पॉकेट वीटो है इसमें क्या है कि वो अनिश्चित काल के लिए किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है और उस पर अनुमति नहीं देता है और ना ही उसको खारिज करता है। तो इस प्रकार का जो वीटो है वो पॉकेट वीटो कहलाता है। इस वीटो का प्रयोग जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे इन्होंने किया था। तो श्री ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रथम बार प्रयोग किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होते हैं जिन्हें हम कैग के नाम से जानते हैं, वो और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। एक बार फिर से जैसे वहाँ पर महान्यायवादी बताया गया था, ऐसे ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो भी विदेश में भारतीय राजदूत होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संघ क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, जो भी संघ क्षेत्र के मुख्य आयुक्त हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। जो और भारत का राष्ट्रपति वो किसी भी दंडित व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है और ऐसा वह संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ही भारत का राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है। तो ऐसा वह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही वह किसी अपराधी का अपराध या दंड को क्षमा कर सकते हैं। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। जो राष्ट्रपति वीवी गिरी थे उनके निर्वाचन के समय जो वोटिंग हुई थी उसमें दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। जो मतगणना हुई थी उसको दूसरे चक्र में मतगणना की गई थी, तब वीवी गिरी का निर्वाचन हुआ था। क्योंकि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो एकल संक्रमणीय या फिर ये कहें कि अनुपातिक आधार पर होती है। तो इस वजह से जो वीवी गिरी थे उनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। इनका जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको अलग से किसी अन्य वीडियो में समझाया जाएगा। युद्ध या बाह्य आक्रमण के या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपात लगता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। जैसा कि इसको पहले बताया गया था कि भारत का जो राष्ट्रपति वो आपात की घोषणा करता है और वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। और अनुच्छेद 352 में जो आपात लगता है वो होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो भी आपात लगता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा आपात है जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और यह जो आपात है वो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। किसी भी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मीन्स वहाँ पर कोई भी सरकार गठित नहीं हो पाती है, तो उस समय वहाँ पर आपात लगाया जाता है और यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है और इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। उसके अलावा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जो वित्तीय आपात है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है और इसकी जो न्यूनतम अवधि है वह 2 माह, मीन्स जो वित्तीय आपात है वो न्यूनतम 2 महीने के लिए लगाया जाएगा। और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत
लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न इजी ग्रुप और लर्न इजी पेज के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।